नमस्कार। आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज की हमारा टॉपिक है दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियाँ, अर्थात छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण क्षेत्र है, बस्तर संभाग, इसके अंतर्गत आने वाली सभी जनजातियों को हम देखेंगे। और ये जनजातियों के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हमारी जितनी भी जनजातियाँ हैं, सभी जनजातियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और आज जो जनजाति हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से हैं? मुरिया, दंडामी माड़िया, हलबा, भथरा, परजा और गदबा जनजाति। इसके बाद हम इसके MCQ देखेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली जनजाति है मुरिया या फिर मुड़िया जनजाति। इसको जैसे समझ लेते हैं, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्राय सभी गोंड की उपजातियाँ हैं या इनकी उत्पत्ति कहीं न कहीं गोंड से हुई है। जैसे कि एक गोंड है, गोंड से दो जातियाँ उत्पन्न हुई, एक तो जिसको कहते हैं मुड़िया जनजाति और दूसरा है माड़िया जनजाति। माड़िया के भी दो उपजातियाँ हैं या कह सकते हैं कि इसके भी दो भाग हुए। एक को हम कहते हैं दंडामी माड़िया और दूसरा को हम कहते हैं अबुझ माड़िया। अबुझ माड़िया हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे दंडामी माड़िया और क्या है मुड़िया जनजाति। तो अब इतना भी स्पष्ट हो गया होगा, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कई बार पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूजन होता है, मुड़िया माड़िया, दंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया। तो अब ये सारा चीज़ अब क्लियर हो गया होगा, है ना। मुड़िया या फिर इसे कहा जाता है मुरिया जनजाति। इनका जो मुड़िया जनजाति हैं ये क्या है, इनका जो संकेंद्रण है बस्तर संभाग में ही अधिक है। तो मुड़िया जनजाति के बारे में देख लेते हैं। मुड़िया जनजाति दंडामी माड़िया तथा अबुझ माड़िया, जैसे दंडामी माड़िया हो गया और अबुझ माड़िया से आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूपों से अधिक विकसित मानी जाती है। अगर हम कंपैरिजन करें कि बाकी जो गोंड की जो उपजातियां हैं माड़िया के, तो इनकी तुलना में जो मुड़िया है वो थोड़ा सा संपन्न है या विकसित कह सकते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखें तो मुरिया शब्द का जो मूल है, मूल का तात्पर्य होता है मूल। कोई भी चीज़ का बोलते हैं मूल या फिर प्रारंभ बोलते हैं ना, तो मूल का तात्पर्य है आरंभ या फिर जड़, या फिर उसी के लिए शब्द उपयोग होता है आदिम, अर्थात सबसे प्राचीन जनजाति इसको हम कह सकते हैं। ये मुरिया का तात्पर्य है। उसके बाद एक और दंत कथा प्रचलित है कि ये माना जाता था कि कांकेर की जो रावघाट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पहले 7 भाई रहते थे। 7 में एक परिवार था जिनमें 7 भाई थे। तो उनके बीच उनको लेकर के एक कहानी है, तो उसको देख लेते हैं। परिवार में 7 भाई थे, तो 7 भाई में से क्या हुआ, एक एक करके सभी भाइयों की शादी होती गई और इस तरीके से जो बड़े 6 भाई थे उनकी शादियां हो गई। और वो देखते हैं कि जो सबसे छोटा भाई है वो क्या है, संगीत में उसका ज़्यादा लगाव है और संगीत में ही अपना ज़्यादा समय व्यतीत करता था। और इस तरीके से वो संगीत के जितने भी वाद्य यंत्र थे उसको बजाने में एक तरीके से महारत हासिल कर लिया था और लोगों के बीच में उसका एक नाम भी होने लगा था। धीरे धीरे लोग सम्मान से भी उसको देखते थे, सम्मान भी देते थे। और वह एक साथ 12 प्रकार के वाद्य यंत्रों को समान रूप से बजा सकता था। बुद्धिमान भी था, बलशाली भी था, सुंदर भी था। तो ये ऐसे स्थिति आ गया कि धीरे धीरे उसके भाई ही उसे घृणा करने लगे, उसके प्रति जलन की भावना होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई को घर से निकाल दिया। अब भाई लोगों ने घर से निकाल दिया, तो क्या करता है, घर से तो निकल जाता है। उसके बाद कांकेर का एक जगह है, पहले प्राचीन उसका नाम था वलेकुनार, जो वर्तमान में सेमार गांव के नाम से जाना जाता है, कांकेर में ही है। वहाँ जाकर के वो निवास करने लगा, क्योंकि उसका रुझान पहले से संगीत में ही था और उसी में अपना वो समय व्यतीत करने लगा। तो धीरे धीरे लोगों के बीच में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया वो। और बाद में कालांतर में क्या हुआ, उसी के नाम से लोग पूजा करने लगे लिंगोपेन, क्योंकि उसका नाम क्या था, जो 7वां भाई उसका नाम था लिंगो था। तो उसी के नाम से जो लिंगोपेन देवता है उसकी पूजा की जाती है। तो एक जो दंत कथा है मुरिया जनजाति की उत्पत्ति की, तो ये एक मतलब आगे चल के उसी की जो वंशज है वो मुरिया हुई, ये मान के चलते हैं। तो इस तरीके से एक कहानी है।
उसके बाद हम उपजातियाँ देखें तो इनकी 3 उपजातियाँ हैं। एक तो है घोटुल मुर्या, दूसरा है राजा मुर्या और तीसरा है झेरिया मुर्या। जो घोटुल मुर्या है उनके जो युवा गृह है या कह सकते हैं कि जहाँ पर ये निवास करते हैं वहाँ पे घोटुल की गुड़ी पाई जाती है, या कह सकते हैं कि जो युवा गृह पढ़ते हैं तो जो घोटुल एक निवास स्थान होता है युवा गृह का वो पाया जाता है, इस कारण से इनको घोटुल मुर्या कहा जाता है। तो ये इसमें बस ये याद रखना है कि 3 उपजातियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य है उसको मौर्य जनजाति के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है लिंगोपोइन को, और इनमें जो युवा गृह पाया जाता है उसको कहा जाता है घोटुल। इसको हम ट्रिक के माध्यम से पहले भी बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको याद कर रखा है। फिर भी आज हम देखते हैं कि जो मौर्य जनजाति है उनकी युवा गृह क्या कहा जाता है घोटुल। और इस घोटुल को ही और किस नाम से जाना जाता है, इनको कुंवारों का राज्य कहा जाता है, क्योंकि घोटुल में क्या होता है जो अविवाहित युवा युवतियाँ होती हैं उन्हीं के लिए स्थान होता है। अब इसमें जो मुखिया होता है और जो सदस्य होते हैं उनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, उसको देख लेते हैं। जैसे पुरुष सदस्य है उसके सदस्य को क्या कहा जाता है, चेलिक कहा जाता है, और पुरुषों के जो मुखिया होता है उनको क्या कहते हैं, सिरेदार कहते हैं। उसी तरीके से महिलाओं के जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मुटियारिन कहा जाता है, और जो मुखिया होती हैं उनको कहा जाता है बेलूसा। आप इसको अपने हिसाब से ट्रिक बना करके इसको याद कर सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न होता हो तो। उसके बाद देखते हैं घोटुल। घोटुल में होता क्या है, 12 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित युवा मौर्या को सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से सिंचित या कहें कि शिक्षित करने के लिए ये व्यवस्था मौर्य जनजातियों के द्वारा की गई है, जिसमें घोटुल के मुख्य देव कौन होते हैं, आपके लिंगोपेन होते हैं। इसको याद रखना है, घोटुल के मुख्य देवता कौन होते हैं, लिंगोपेन होते हैं। इसके अलावा युवक और युवतियाँ रात्रि विश्राम करती हैं। कई जगह इस जो जनजातियों में हमने पढ़ा है कि जो युवा गृह होता है वहाँ पे रात्रि विश्राम नहीं किया जाता, लेकिन घोटुल में क्या होता है, रात में विश्राम करते हैं, या कह सकते हैं कि रात में रुकते हैं। उसके अलावा घोटुल का पसंदीदा नृत्य क्या होता है, ये होता है रीलोगीत। उसके बाद घोटुल का जो पूजा नृत्य होता है इसको याद रखना है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बहुत इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं यहाँ पे जो हम फैक्ट देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा कि लिंगोपेन क्या है, आपके घोटुल के मुख्य देवता है। इसके अलावा पसंदीदा गीत क्या है, रीलोक गीत है, और पूजा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो गीत क्या है, ककसार गीत है, ककसार नृत्य है ना। उसके बाद मुख्य नृत्य कौन सा है, एक मांद्री नृत्य है। तो ये 3-4 चीज़ों को आपको याद रखना है, ये घोटुल से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा जो लिंगोपेन देवता है इसका कोई विशेष आकृति या स्थान नहीं होता है। ये माना जाता है जो लिंगोपेन देवता है आपके घोटुल में सर्वत्र विराजमान रहते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि देवताओं के लिए गुड़ी होता है या स्थल होता है, तो ऐसा घोटुल में नहीं होता है। ये मानते हैं कि सर्वत्र निवास करते हैं या रहते हैं। उसके बाद अगर जाति पंचायत देखें, इनमें जाति पंचायत पाया जाता है। जाति पंचायत की इकाई को देखें तो जो गांव स्तर की इकाई है या ग्रामीण स्तर की इकाई है उनके प्रमुख को कहा जाता है पटेल, और 30 से 40 गांव मिलकर के क्या बनाते हैं, परगना बनाते हैं, और परगना के प्रमुख को कहा जाता है माझी। ये इनका जाति पंचायत है। इनके पुजारी को कहा जाता है गायता, इसको याद रखेंगे, नया है। पुजारी को कहा जाता है गायता, और झाड़ फूँक करने वाले को कहा जाता है सिरहा। सिरहा प्राय करके बहुत सारे जनजातियों के जो झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र के जानकार हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मड़ाई मेला है वो बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ की मड़ाई मेला। तो इसमें जो मड़ाई मेला होता कब है, जो मौर्य जनजाति मड़ाई मेला है वो प्रसिद्ध है। इसको आगे देखते हैं कि जब धान कटाई हो जाता है या धान कटने के बाद दिसंबर से लेकर के मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। और मड़ाई मेला में क्या किया जाता है, जो पूजा की जाती है वो अंगा देव की पूजा की जाती है, और साथ में जो नृत्य किया जाता है वो एबाल तोड़ नृत्य किया जाता है। हमने इसको देखा भी था, जैसे ये सारे नृत्य कब किए जाते हैं, तो ये एबाल तोड़ नृत्य आपके किए जाते हैं, और पूजा अंगा देव की जाती है। साथ में ये याद रखना है, यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो अंगा देव है
उसका निर्माण किससे किया जाता है? तो अंगादेव का निर्माण किया जाता है काष्ठ स्तंभ से, मतलब लकड़ी से इसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें कि इनमें कौन कौन से नृत्य है, तो हमने इसको बहुत अच्छे से ट्रिक से भी देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है तो उसको आप जाके आप देख सकते हैं। जो मुड़िया जनजाति के अंतर्गत जितने भी नृत्य है इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से पहले से याद कर रखा है। जिन्होंने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद फिर भी जो आज नहीं है उनके लिए एक बार हम इसको देखते हैं कि हमारा ट्रिक क्या था। हमारा ट्रिक क्या है? एक मान गेहूँ। इसमें जितने भी मुड़िया जनजाति के अंतर्गत आने वाले नृत्य हैं इसको हम एक साथ देखते हैं। एक मान गेहूँ, ए से हमने लिया एबाल तोड़ नृत्य, क से लिया ककसार नृत्य, और मान से लिया मांदरी नृत्य, गे से लिया गेड़ी, हु से लिया हुल्की पाटा। इसके अलावा भी 2 नृत्य पाए जाते हैं, जैसे एक है घोटुल पाटा और पुष्कुलांग, है ना। तो इसको अब विस्तार से देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे एबाल तोड़ नृत्य है। एबाल तोड़ नृत्य क्या होता है? हमने देखा कि जब मड़ाई का आयोजन किया जाता है या मेला का आयोजन किया जाता है तो वहाँ पर इस नृत्य को किया जाता है, और इसको सीखते कहाँ पर हैं? घोटुल में इसको सीखते हैं। उसके बाद ककसार नृत्य है। ककसार नृत्य साल में एक बार किया जाता है, और कब किया जाता है? लिंगोपैन देवता को खुश करने के लिए किया जाता है, और पूरी रात डांस करके इस नृत्य को किया जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, ये है ककसार और एक होता है ककसार। ककसार नृत्य अबुझ माड़िया द्वारा किया जाता है। उसके बाद मांदरी नृत्य है, ये भी किया जाता है। घोटुल का सर्वप्रथम नृत्य है, इसको हमने देखे भी 3 नृत्य। उसके बाद गेड़ी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, और बांस से गेड़ी बना करके ये नृत्य किया जाता है, और मुड़िया जनजाति में इस नृत्य को क्या कहते हैं? डिडोंग नृत्य कहते हैं। उसके अलावा जितने भी पाटा शब्द आपको मिलेंगे, जैसे घोटुल पाटा हो गया, हुल्की पाटा हो गया, माओ पाटा हो गया, ये सारा चीज़ किससे संबंधित है? मुड़िया जनजाति से। इसको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। हुल्की पाटा कब किया जाता है? मड़ाई या किसी अन्य अवसर में कोई भी उत्सव अगर मना रहे हैं तो उस समय हुल्की पाटा नृत्य किया जाता है, और इसका भी प्रशिक्षण कहाँ लेते हैं? घोटुल में लेते हैं। और जो घोटुल पाटा है इसको याद रखना है, किसी उत्सव में नहीं बल्कि किसी की मृत्यु होने पर इस नृत्य को किया जाता है, और इसमें जोलांग साय की गाथा को गाया जाता है और साथ में नृत्य किया जाता है किसी की मृत्यु होने पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा एक पुष्कुलांग नृत्य है। इसके अलावा इनके और प्रमुख हमने 2 देवता देखा। आराध्य, इनके आराध्य देखें तो अभी तक हमने क्या देखा है? एक तो लिंगोपैन देखा, दूसरा हमने क्या देखा? अंगादेव देखा। इसके अलावा भी इनके एक प्रमुख देवता हैं ठाकुर देव। उसके बाद इनके जो लोक नाट्य हैं है माओ पाटा। इसके पहले हमने देखा हुल्की पाटा और क्या देखा? घोटुल पाटा। हुल्की पाटा कब किया जाता है? किसी भी उत्सव में किया जाता है, और घोटुल पाटा किसी की मृत्यु पर किया जाता है, और माओ पाटा क्या है? इनका लोक नाट्य है। उसके बाद मुड़िया जनजाति के लोग क्या है? काष्ठ शिल्प, बाँस शिल्प और चित्रकला के लिए निपुण होते हैं। इनमें एक पुस्तक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुड़िया एंड देयर घोटुल। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1947 में इसको प्रकाशित किया गया था, और इसको लिखा किसने था? बेरियर एल्विन। जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स है जनजातियों के लिए, इस पर भी हमने ट्रिक का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेकेंड जनजाति है दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया इनका निवास स्थान है बस्तर के मैदानी भाग में, खासकर जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है यहाँ पर इनका निवास स्थान है। उसके बाद इसमें थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न होता होगा तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, इसको पहले शुरुआत में जबकि देखिए कि माड़िया और दंडामी माड़िया। माड़िया जनजाति जो पर्वतीय क्षेत्र में निवास करती हैं उसको हम कहेंगे माड़िया जनजाति, और जो मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं और ख़ासकर जो गौर नृत्य करते हैं इनकी पहचान है उसको हम करते हैं दंडामी माड़िया। इसके अंतर्गत आने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें अगर देखें तो दंडामी माड़िया की जो बोली है, जो बोली ये बोलते हैं उसको कहते हैं भसौटी। जो पेय पदार्थ है सल्फी या लांदा का उपयोग करते हैं, और इनकी जो स्थानांतरित किसी है ये पेदा किसरी है। इनके जो आराध्य देव हैं उन्हें कहा जाता है भूमि माता, या आराध्य देवी हैं उन्हें कहा जाता है भूमि माता। और नित्य गौर नृत्य, जब कोई यात्रा या कोई पर्व रहता है तो उस दौरान जंगली भैंसे का सींग लगा करके ये नृत्य करते हैं जिसको गौर नृत्य कहते हैं, और इसी गौर नृत्य करने के कारण ही इनको बाइसन हार्न माड़िया भी कहा जाता है। इनका वैवाहिक गीत होता है रीलो गीत। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, हमने मुड़िया जनजाति में भी रीलो गीत देखा था जिसमें
जो घोटुल की प्रमुख पसंदीदा गीत होता है उसको क्या कहते हैं, रीलो गीत। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से कहीं ना कहीं से मुड़िया या माड़िया एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो कुछ तो कॉमन मिलेगा। इनका विवाह के समय ये गीत गाया जाता है और उनमें आपके घोटुल में गाया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इनका मृतक स्तंभ। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको दफना देते हैं तो पहचान स्वरूप वहाँ पर एक स्तंभ लगाया जाता है जिसको कहते हैं मृतक स्तंभ। और इस मृतक स्तंभ को दंडामी माड़िया में क्या कहा जाता है, हनाल गट्टा। ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है द गौर, बेरियल एरिन द्वारा इसे भी लिखा गया है, ये महत्वपूर्ण है ना। और जो इनका नृत्य है गौर नृत्य, इसको उन्होंने क्या कहा था कि विश्व के सबसे सुंदरतम नृत्य में से एक माना था, है ना। ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जनजाति है, उसको देखते हैं। हमारी नेक्स्ट जनजाति है हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में देखें तो दो कहानी प्रसिद्ध है। एक तो आपका महाभारत में रुक्मणी हरण प्रसंग है, दूसरा एक है जेके गिल्टर के हिसाब से। तो जो रुक्मणी हरण प्रसंग है ये महाभारत का जो एक सीन है, सभी लोग आप जानते हैं क्या होता है। संग में रुक्मणी अब भगवान कृष्ण को अपनी जो मन की बात है उसको बताती हैं और विवाह के लिए पूछती हैं। तो चूँकि उनके जो भाई हैं या उनका जो परिवार है इससे सहमत नहीं होता है, भगवान कृष्ण रुक्मणी को उनके जो निवास स्थान होता है, जो राज्य होता है, वहाँ से अपहरण करके ले आते हैं। तो इससे क्रोधित होकर रुक्मणी के जो भाई रुक्मण होते हैं वो सेना लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, ये लड़ने के लिए आ जाते हैं। इसी बीच में कृष्ण के जो बड़े भाई बलदाऊ हैं वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं और युद्ध के लिए उनका जो अस्त्र क्या रहता है वो हल का प्रयोग करते हैं। तो इससे उनकी जो सेना रहती है, रुक्मण की जो सेना, वो बहुत प्रभावित होते हैं और वो भी उसको अपना लेते हैं, हल को। और जो अपना उनका अस्त्र रहता है उसको अपना लेते हैं और वो भी उसका उपयोग करने लगते हैं। तो इसी से संबंधित है कि हल बहना से क्या बना, हल और ब से मिलके बना हलवा। तो ये मान के चलते हैं कि जो हल का प्रयोग करते हैं, हल का धारण करने वाले हलवा जनजाति कहलाए। आगे जाके जो उनकी सेना में थे वही आगे जाके एक तरीके से कह सकते हैं हलवा जनजाति के पूर्वज बने। उसके बाद जेके गिल्टर का कहना क्या था कि वारंगल के आनंद दे के साथ में बस्तर क्षेत्र में आए थे। मतलब जेके गिल्टर का मानना था कि बस्तर की जब इतिहास पढ़ते हैं तो आनंद देव का नाम सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो ये वारंगल से इनके साथ में ही आए थे, ये मानते हैं। और हलवा विद्रोह भी हुआ था अजमेर सिंह की अध्यक्षता में, काकतीय वंश के थे अजमेर सिंह। तो हलवा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से लेकर 79 तक के। मतलब इसमें हलवा विद्रोह, जब ये सब चीज़ पढ़ेंगे तो विस्तार से इसको पढ़ेंगे। बस हमको ये याद रखना है कि हलवा जनजाति का क्या इतिहास था, है ना। इसमें ज़्यादा एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, केवल जानकारी के लिए है। एक और तथ्य है, ये मानते हैं कि शिव पार्वती से स्वयं को उत्पन्न मानते हैं। जो हलवा जनजाति है अपने आप को शिव पार्वती से उत्पन्न मानते हैं। इनका निवास या संकेंद्रण देखें तो हलबा जनजाति बस्तर संभाग में इनका संकेंद्रण अधिक है। इनकी 3 उपजातियां हैं, कौन कौन से हैं, एक बस्तरिया हलवा है, दूसरा छत्तीसगढ़िया हलवा है और तीसरा है मरेठिया हलवा। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। उसके बाद अन्य तत्वों को देखें तो इनकी बोली क्या है, हल्बी बोली है। व्यवसाय क्या है, कृषि कार्य है। हल का प्रयोग करते हैं, जाहिर सी बात है कृषि कार्य होगा ही। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए। जो जनजाति है वो द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है, किंतु ये जो बोली बोलते हैं द्रविड़ शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, किंतु इनका जो विकास हुआ है वो आर्य भाषा के रूप में हुआ है। तो अगर मान लीजिए कभी भाषा परिवार के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हलबा जनजाति हैं वो सर्वाधिक कबीर पंथ अपनाने वालों में से हैं और सर्वाधिक संपन्न जनजाति हैं। जैसे पूछा जाता है ना कि सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है, सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति भी कौन सी है, उसी तरीके से जो हलबा जनजाति है वो खेती कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आर्थिक रूप से संपन्न जनजाति हैं। तो हलबा जनजाति आर्थिक रूप से संपन्न है और सर्वाधिक कबीर पंथ को अपनाने वाले जनजातियों में से एक है। उसके बाद इसमें है हलबा जनजाति में, जैसे उनके कबीर पंथ अपनाने के कारण जो कबीर पंथ जिन्होंने अपना लिया वो मांस मदिरे का पूरी तरीके से त्याग कर चुके हैं। और इन्हीं की एक शाखा है जिसको सौता कहा जाता है, जो कि दुर्गा का उपासना करते हैं, है ना। अगर होता क्या है,
अगर इनका विवाह घर में किसी का तय हो गया है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये विवाह को टालते नहीं हैं, ये सांकेतिक रूप से महुए के पेड़ के साथ उनका विवाह कर देते हैं अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब की स्थिति में। इसके बाद ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है वो कौन सा है, उरांव है, इसको सभी जानते हैं। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर वाली जनजाति अगर हम देखें तो हल्बा में है। साक्षरता दर इसको याद रखेंगे, साक्षर अगर आता है क्वेश्चन तो उरांव में, साक्षरता दर पूछता है तो हल्बा जनजाति में। तो इस तरीके से हमने देखा ये हल्बा जनजाति। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जनजाति है भथरा जनजाति। भथरा जनजाति का निवास स्थान देखें तो उड़ीसा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, खासकर जो बस्तर का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर इनका संकेंद्रण अधिक है भथरा जनजाति का। और भथरा जनजाति को उड़ीसा में भोथड़ा कहा जाता है। राजमहल वाले जो पहाड़ी का क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी ये नाम सुने होंगे, वहाँ पर इनको भथरी कहा जाता है। मतलब क्षेत्र भिन्नता तो पाया ही जाता है, अलग अलग क्षेत्र में इनका नाम भी अलग अलग है ना। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो भथरा का तात्पर्य क्या होता है, भथरा का तात्पर्य होता है सेवक या फिर वृत्ति। और इनकी जो बोली है वो भथरी बोली है। उसके बाद इनके जो आराध्य देव हैं वो शिकार देवी है, शिकार देव है, माता देवी है ना। उसके बाद लोक नाट्य है भथरा नाट्य। और जो भथरा नाट्य वो क्या है, पौराणिक विषय पर आधारित होता है और इसमें उड़ीसा का भी छाप दिखता है, क्योंकि ये जो मेन है आपकी उड़ीसा से ही स्थानांतरित होकर के आए थे जो भथरा जनजाति है, तो इसका प्रभाव तो इसमें लोक नाट्य में दिखता ही है। उसके बाद इनकी जो उपजातियाँ हैं, 3 उपजातियाँ हैं, पित, अमनेत एवं सान। और ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। जब आर्य भाषा परिवार का हम ट्रिक देख रहे थे तो इसको हमने बहुत अच्छे से याद कर रखा था। तो ये भथरा जनजाति हो गया। उसके अलावा इनके अंतर्गत इनके तंत्र मंत्र के जो जानकार है उसको कहा जाता है सिरहा। इसके अलावा ये सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखते हैं। जिस तरीके से हमने हल्बा जनजाति में देखा कि आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, उसी तरीके से भथरा जनजाति क्या है, सामाजिक दृष्टि से इनका स्थान ऊंचा होता है। मतलब समाज में इनको बहुत अच्छा उच्च जनजाति मतलब उच्च जाति का समझा जाता है। इसमें हुआ क्या, जब ये भथरा लोगों को ये जो बस्तर संभाग के राजा थे वो अपने सेवक के रूप में रखते थे और बहुत विश्वास पात्र थे, तो इनको जनेऊ धारण भी करा दिया गया था। इस तरीके से इनका जो स्थान है थोड़ा समाज में अच्छा बना या उच्च स्थान बना, तो कारण यही है ना, विश्वास पात्र होते हैं और जनेऊ धारण भी इनको करा दिया गया था। नेक्स्ट हमारी जनजाति है दोरला जनजाति। दोरला जनजाति का निवास स्थान अगर देखें तो या इनका संकेंद्रण देखें तो बस्तर के पूर्वी भाग, बीजापुर, सुकमा के क्षेत्र में इनका संकेंद्रण अधिक है और ये भी गोंड की उपजातियां हैं। इनके अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोरला जनजाति के अंतर्गत तो देखें, तेलुगु शब्द की दोरा से लिया गया है और दोरा मतलब होता है प्रमुख या फिर मालिक। जो आपके जनजाति हैं, जनजातियों के जो प्रमुख होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है दोरा। और इसके अलावा गोदावरी नदी के निचले भाग में निवासरत होने के कारण भी इनको दोरला या फिर कोया कहा जाता है और अपने आप को जो दोरला जनजाति हैं वो कोया भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इनका व्यवसाय देखें तो सामान्य जनजाति की तरह कोई विशेष नहीं है, मतलब कृषि, पशुपालन, शिकार, वन उपज है। उसके बाद अगर हम नृत्य देखें तो ये दोरला नृत्य करते हैं। इनके जो आराध्य देव हैं वो क्या है, भीमा देव हैं और जो भीमा देव हैं इनका 3 साल में एक बार विवाह कराया जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें कपल पेंडुम। कपल पेंडुम क्या है, जब वर्षा नहीं होती है तो महिलाओं के द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कपल पेंडुम कहते हैं। इसके अलावा इसको मेढकों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें जो मृत्यु भोज किया जाता है, मृत्यु भोज तो प्राय सभी जनजातियों में किया जाता है, तो क्योंकि इसमें शब्द कुछ अलग अलग है इसलिए इसको मैंने शामिल कर लिया। जो मृत्यु भोज होता है 11वें दिन में किया जाता है और इसको कहा जाता है किरिया, इसको याद रखेंगे किरिया। उसके अलावा जो धार्मिक इनके पुजारी होते हैं उनको कहते हैं पेरुम। तो इस तरीके से हमने देखा दोरला जनजाति। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जनजाति है परजा जनजाति। परजा जनजाति को ही कहा जाता है ध्रुव जनजाति। कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो परजा और ध्रुव का जो कन्फ्यूजन है उसको आज हम क्लियर कर लेंगे। जो परजा जनजाति है अगर मुख्यतः देखें तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जनजाति है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जनजाति है। छत्तीसगढ़ में भी ये कहाँ पे, जो बस्तर संभाग है वहाँ पर इनका संकेंद्रण है।
और कहाँ कहाँ पर है, खासकर कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा में। तो जब ये जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में आई, जो परजा जनजाति है बस्तर में, इनको क्या कहा जाता है, धुरवा जनजाति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अगर धुरवा या परजा कहा जाता है तो एक ही जनजाति के लिए शब्द उपयोग किया जाता है, बस वो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो परजा और धुरवा दोनों एक ही जनजाति के लिए उपयोग होता है। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इनकी बोली देखें तो ये परजी बोली बोलते हैं। इनकी जो युवा ग्रह है उसको क्या कहा जाता है, धांगा बक्सर, और इसको हमने बहुत अच्छे से याद करके रखा है, धांग बक्सर, है ना। और इनके जो पुजारी होते हैं, तो पुजारी में भी दो तरीके से होते हैं। जो धार्मिक पूजा अर्चना करते हैं उनको कहा जाता है आपके जानी, और जो शुद्धिकरण का काम करते हैं उनको कहा जाता है भट्ट नायक। ग्राम के जो वैद्य होते हैं उनको कहते हैं दिसारी या फिर गुरमेन। कृषि कार्य जो करते हैं, स्थानांतरित कृषि जिसको कह सकते हैं हम, बेड़ा कृषि, इसको कहा जाता है डोगरा या फिर हांडा। ये नया शब्द होगा तो इसको आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जो ग्राम के मुखिया होते हैं, तो ग्राम की जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है मांडुली। ग्राम के मुखिया कहा जाता है मांडुली। उसके अलावा जहाँ पे इस तरीके से कोई कह सकते हैं चौपाल बैठता है, जहाँ पे ग्राम के मुखिया किसी विशेष आयोजन पे बैठते हैं, उनको कहा जाता है बियरना मुंडा। थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा मुंडा से, तो ये किसके लिए है, ये परजा जनजाति के लिए। चौपाल को क्या कहा जाता है, बियरना मुंडा। और इनके जो आराध्य हैं आपके माँ दंतेश्वरी हैं और डोगरा देव। ये आपके हो गया धुरवा या और परजा जनजाति। उसके बाद आज का जो लास्ट आपका जनजाति है गदबा, या फिर इसी को कहा जाता है गढ़वा जनजाति। गदबा या फिर गढ़वा जनजाति, इनका संकेंद्रण है आपके बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर क्षेत्र में। इनमें ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण फैक्ट तो नहीं है। ये अन्य में अगर देखें तो ये कोलेरियन समूह की जनजाति है और स्वयं को ये गूडन कहते हैं। क्या कहते हैं, गूडन, इसको याद रखेंगे। इनका कार्य क्या है, बोझ ढोने का काम ये करते हैं गदबा या फिर गढ़वा जनजाति। इसके अलावा जो ये वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं जिसको गढ़वा बाजा कहते हैं, और इसी के कारण से इसका दूसरा नाम क्या है, गढ़वा भी कहा जाता है इनको, है ना। उसके बाद इनमें विशेष ये है कि ये घोड़े को छूना पाप मानते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में कई बार वनडे एग्जाम में बना है, कौन सी जनजाति है जो घोड़े को छूना पाप मानते हैं। तो आपके जो गदवा जनजाति है इनमें ये प्रचलन में है कि ये घोड़े को छूना पाप मानते हैं। तो इस तरीके से हैं बस्तर संभाग की जितने भी जनजातियाँ हैं इसको एक एक करके हमने देख लिया है। इसके बाद हम इसका MCQ देखेंगे, जितना भी हम जनजाति अभी तक पढ़ चुके हैं। जो ट्रिक वाली जनजाति हैं जिसमें हमने एक एक चीज़ को ट्रिक के माध्यम से देखा है, और जो विस्तार से हमने पढ़ा है तीनों क्षेत्र को, जिसमें आपके सरगुजा संभाग, आपका मध्य क्षेत्र जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग, और ये आपका आज देखें हम बस्तर संभाग। तो जितने भी जनजाति हैं सभी को एक एक करके पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका MCQ देखेंगे। आज नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।